चलो करो शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ये आज का लेक्चर अगर खुदा ना खास्ता यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ा तो इसकी वजह ये नहीं होगी कि आप हजरात घरों में तशरीफ़ ले गए हैं अपने, बल्कि इसकी वजह ये होगी कि आज लाहौर के अंदर रिकॉर्ड बारिश हुई है इस सेशन की, तो बारिश इसकी वजह होगी, कोई और वजह ना समझिएगा। अच्छा जी, पेज 391, क्वेश्चन नंबर 19 दिया था होमवर्क में। सुल्तान इज़ वर्किंग एज इलेक्ट्रिक इंजीनियर विद अंसारी इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 30 जून 2023। हिज मंथली रिम्यूनरेशन इज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, पेज 391। बेसिक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेडिकल अलाउंस को हॉस्पिटलाइजेशन के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, बल्कि मेडिकल अलाउंस से पहले हॉस्पिटलाइजेशन पढ़ लिया करें कि उसका क्या करना है। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कराई गई है। इंश्योरेंस कंपनी ने 15 लाख तक का इलाज करवाने का वादा किया है और एम्प्लॉयर 55,000 इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करवा रहा है। इलाज का खर्चा सवाल में मिसिंग है, असल में वो अवेलेबल होना चाहिए था। इलाज का खर्चा सवाल में अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर नहीं भी अवेलेबल तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये रीइंबर्समेंट जब एज पर टर्म्स है तो एज पर टर्म्स होने की वजह से क्या हो जाएगी, माफ़। तो जब ये माफ़ हो जाएगी तो फिर मेडिकल अलाउंस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। इसको माफ़ कर देंगे, मेडिकल अलाउंस को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूटिलिटीज़ अलाउंस को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यह हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है या अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें यह रूल होगा कि फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस ये लेंगे, इधर देखें 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इसे कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी से। विच एवर इज हायर को सैलरी में ऐड कर देंगे। एक आई कैप से गलती हो गई थी, जो 2014 में ये सवाल आया था, उसके बाद आई कैप ने ऐसी गलती नहीं की, उसने यहाँ कैश रिम्यूनरेशन का लफ्ज़ लिख दिया था। हालांकि ये वाली जो चौथी पेमेंट है ना, ये कैश में नहीं दी जा रही, ये तो असल में आपने उसको घर प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये उससे शायद गलती हो गई थी, कैश रिम्यूनरेशन का लफ्ज़ इधर लिख दिया। तो एक धोखा हम खा सकते थे कि शायद ये हाउस रेंट अलाउंस है। नहीं 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 नहीं, जब लफ्ज़ आ जाए अकोमोडेशन तो फिर सारी बातें भूल जाएं। ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है, घर दिया हुआ है या पैसे दिए हुए हैं, घर दिया हुआ है। इसलिए हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी। लीव इनकैशमेंट को टैक्सेबल कर देना था पूरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में माफ़ होती है। ही इज़ अलाउड टू यूज़ हिज कार फॉर ऑफिस, एम्प्लॉयर ने गाड़ी नहीं दी हुई, वो जो 5% 10% वाला सिनेरियो है वो नहीं है, उसको इजाज़त दे दी गई है कि वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे दफ्तर के कामों के लिए। इसका मतलब है उसकी अपनी गाड़ी है, मे बी जहेज़ में मिली हो, उसको जहेज़ में मिली है तो उसकी अपनी गाड़ी है। रीइंबर्समेंट ऑफ कार एक्सपेंसेस आर 5.5 लाख, एम्प्लॉयर ने 5.5 लाख की रीइंबर्समेंट की है, 15% ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने गाड़ी इस्तेमाल किया है। भाईजान सैलरी के चैप्टर में हमने ये रूल पढ़ा था, आपकी ज़ात को जो बेनिफिट होगा वो सैलरी में ऐड होगा। तो आप बताएं आपकी ज़ात को 5.5 लाख का बेनिफिट हुआ या 5.5 लाख का 15%, 5.5 लाख का 15%, दैट विल बी एडेड इन सैलरी। ओके, सो डेट इज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आप लोगों ने टोटल का लेना था, वो मैं नहीं कर रहा हूं। 2 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, ये जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बोर्ड मीटिंग आपने अटेंड किया है एक प्राइवेट कंपनी की, वहां शायद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आपने उसके शेयर खरीदे हो। नो वी विल वेस्ट ओवर 5 मिनट्स टू डिस्कस कि क्वेश्चन 14 बीना सिकंदर वाले में हमने डायरेक्टर फी डाली थी इनकम फ्रॉम सैलरी में, और आज क्वेश्चन 19 में मैं आपको कह रहा हूं डायरेक्टर फी डालें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये नोट करें, फिर मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं कि क्वेश्चन 14 में, ये नोट करें अपने हाथों से, नेक हाथों से। क्वेश्चन 14 में बीना सिकंदर वाले सवाल में हमने डायरेक्टर फी कहां डाली थी, इनकम फ्रॉम
सैलरी में। और आज वाले सवाल में मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टर फी कहाँ डालें, इसकी वजह डिस्कस करते हैं। अच्छा, डायरेक्टर ना दो किस्म के होते हैं। एक वो डायरेक्टर होते हैं जो वहाँ पर नौकरी भी कर रहे होते हैं, यानी डायरेक्टर जो है ना वो डायरेक्टर भी है और फिर वहाँ उसको एक दफ्तर भी मिला हुआ है जहाँ बैठकर पूरे 12 महीने नौकरी भी करता है। ये डायरेक्टर असल में एम्प्लॉय होता है, इसको फिर डायरेक्टर फ़ी मिलेगी तो सैलरी में जाएगी। लेकिन अगर एक डायरेक्टर ऐसा है जिसको कंपनी ने कहा हुआ है कि आपने सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने आना है, आपसे हम आप इस काबिल नहीं है कि आप हमारे पास नौकरी करें, आपने तो पट्टा बिठा देना है कंपनी का, आपको अगर हम इधर हमने बिठा दिया तो कंपनी बैठ जाएगी। तो डायरेक्टर साहब आप सिर्फ मीटिंग में आ जाया करें, वो आपके मशवरे सुन लिया करेंगे, एंड पे करनी हमने बनी है। तो एक डायरेक्टर वो होता है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, डायरेक्टर अच्छा भी हो सकता है, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो एक डायरेक्टर वो होता है जो डायरेक्टर बिल्कुल पूरे साल नहीं आता, जब कभी साल में 3-4 दफ़ा मीटिंग हो जाए तब आता है, वो फिर अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टर वहाँ नौकरी भी कर रहे तो फिर डायरेक्टर फीस जो उसको मिलेगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। आप पहले क्वेश्चन 14 देखें। बीना सिकंदर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर लीगल अफेयर्स, लीगल अफेयर्स की डायरेक्टर है। बीना सिकंदर को तनख्वाह भी मिल रही है एएफएल से और एएफएल से ही डायरेक्टर फीस मिल रही है। तो ये लाइन हम लगाएंगे इस तरह, यहां से साबित हुआ कि ये यहीं नौकरी भी कर रही है क्योंकि इसकी तनख्वाह भी लगी हुई है। तो 0.4 से एरो खींचेंगे 1 की तरफ, पेज नंबर 388। यहां से पता चलेगा कि बीणा बाजी, कौन सी बाजी, बीणा, बीणा बाजी यहां पे एम्प्लॉय भी हैं, नौकर भी हैं, तो नौकर की तो नखरा की, तो इसलिए इसकी डायरेक्टर फीस भी इनकम फ्रॉम सैलरी में चली जाएगी। लेकिन हमारे ज़रा सवाल में आए, ये देखें, हम कहीं डायरेक्टर नहीं हैं, हम यहाँ तो सिर्फ इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं और 2 लाख व रिसीव्ड फ्रॉम एन अदर प्राइवेट कंपनी। ये हमारी वाली प्राइवेट कंपनी नहीं है, AECL ने नहीं दिया हमें, हमारे एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, ये किसी और प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने कुछ शेयर खरीदे हैं, उन्होंने हमें जो है वो दे दिया है डायरेक्टर फीस। तो ये इसका इससे AECL से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग से डायरेक्टर फीस मिल रही है। दैट्स वाई इट विल गो इन इनकम फ्रॉम, लिखें हम इस प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, हम इस प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, हम कोई गुलाम है, हम नहीं इनके गुलाम, हम इस प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है। बुलाएं अब्दुल्ला राजपूत को, हम इस प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है। चलें जी, इसको कहाँ डालना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वर्किंग 1 क्या होगी, वर्किंग 2 डायरेक्टर फीस, बोलें जी 2 लाख रुपया। अब नोट नहीं करना आप लोगों ने, बस समझे और नोट टिक टुक करते रहे, मुझे रजिस्टर में आपने घर में सॉल्व किया, उसको किया, गुड। 12 लाख रुपए रिसीव हुआ है बीइंग एन ऑथर हमें, क्योंकि हमने एक लिटरेरी वर्क किया था। तो सुल्तान को ये काम करने में 3 साल लगे। चैप्टर 4 आगे लिख लें, मेरे ख्याल से सेक्शन 89 था ऑथर वाला। अब वो चैप्टर खोले बगैर मैं ज़रा आपको रिवाइज करा दूं।
अगर आपको कोई लिटरेरी वर्क करने में 2 साल से ज्यादा लगे तो आपने अपनी इनकम को 3 साल में स्प्लिट करके डालना है। ये 3 साल इस वजह से मैं 3 साल में इनकम में नहीं डाल रहा कि यहां 3 साल लिखा हुआ है, यहां लिखें ग्रेटर देन 2। ये 3 क्या है? ग्रेटर देन 2। जिस बंदे को काम करने में कितना अरसा लगे, 24 महीने का लफ्ज लिखा हुआ था वहां पे, जिस बंदे को काम करने में 24 महीने से ज्यादा लगे उस बंदे ने क्या करना है? उस बंदे ने अपनी इनकम को कितने सालों में इनकम में डालना है? 3 साल। 3 साल कौन से बनेंगे? 2023 हमारा साल है, 23, 24 और 25। अब 12 लाख को फौरन इनकम में डालें या 3 सालों में इनकम में डालें? निकालें जी कैलकुलेटर। रॉयल्टी 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जी? 4 लाख। ये आपकी कौन सी इनकम होगी जी? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ले आए इधर। सुल्तान पार्ट टाइम, वैसे तो नौकरी कर रहे कहीं, पार्ट टाइम लोगों को गुमराह करता है और इसके लिए पूरा उसने एक स्टूडियो बनाया हुआ है। उसने बेच दिया है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होंगी? बिल्डिंग। प्रेमिसेस बिल्डिंग होंगी। आपने कभी सुना है फलां प्रेमिसेस में हम कारोबार कर रहे हैं अपना? तो प्रेमिसेस से मुराद फर्नीचर तो नहीं होता, प्रेमिसेस से मुराद क्या होता है? बिल्डिंग। ही सोल्ड द प्रेमिसेस। आगे जाके ना उसने क्लियर भी कर दिया, WDVs वगैरह दे दिए ताकि आपको याद आ जाए ये बिल्डिंग ही है। उसने सोल्ड कर दिया है प्रेमिसेस इन विच द स्टूडियो वाज सिचुएटेड फॉर 10 मिलियन। बताएं जी, पुराना स्टूडियो कितने का बेच दिया है? 10 मिलियन का। पुराना स्टूडियो 10 मिलियन का बेच दिया तो डिस्पोजल ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है। एंड शिफ्टेड हिज मौसीकी के आलात टू नया स्टूडियो, नए स्टूडियो में शिफ्ट हो गया, विच ही परचेज्ड फॉर 74.82 मिलियन। ये नए एसेट की कॉस्ट आ गई और वो पुराने एसेट की सेल प्राइस आ गई। अब्बू ने कहा बेटा इस गुमराही के काम में मैं तेरे साथ हूं, छिक के रख। ही रिसीव्ड 25 लाख फ्रॉम अब्बू एज लोन। अब्बू ने इसमें लोन देके उसको फुल सपोर्ट किया, परेशान ना हो, पीछे से बैकअप है मेरा। 25 लाख रुपए अब्बा जी ने उसको लोन दे दिया फॉर हिज न्यू स्टूडियो। बेचारे के पास 74 मिलियन अरेंज नहीं हो रहा था तो 2.5 मिलियन अब्बू से ले लिया। ये जो अब्बू से 2.5 मिलियन लिया है कैश फॉर्म में, तो हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि लोन अगर कैश में ले लें, बोलें आगे, चैप्टर ही बोल दिया मैंने, पीछे क्या रह गया? अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था लोन अगर कैश में ले लें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। किताब निकालो ना, ऐसे मुद्दब होके बैठ गए हो आगे। लोन रिसीव्ड इन कैश, लोन कैश में मिलना विल बी माई इनकम फ्रॉम द प्रीवियस प्रेमिसेस वर परचेज सेवरल ईयर अगो फॉर 1.4 मिलियन। पिछली प्रेमिसेस कितने की ली थी? 14 लाख की। और बेची कितने की? सोल्ड द प्रेमिसेस कितने की? फॉर। और खरीदी कितने की थी? वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट। प्लीज इधर देखें। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द cost, extend the formula of WDV and the consideration will be treated as cost. Consideration को cost लेना and had a tax WDV of 6 लाख at the time of disposal। तो ये इंशाल्लाह देख लेते हैं। एक एसेट बिक रहा है और एक एसेट खरीद रहे हैं, आसान सी ट्रांजैक्शन है। बिकने वाले पे गेन लॉस रिकॉर्ड कर देंगे और खरीदने वाले पे डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। द नेट इनकम फ्रॉम स्टूडियो वॉज 9,90,000। स्टूडियो से नेट प्रॉफिट कितना कमाया? 9,90,000। ये बात उसी में रिदम में चल रही है। द एक्सपेंसेस ऑफ सैलरीज 25,000 एंड 36,000 एंड बिजली के बिल 1,10,000। ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। 2 वर्कर्स इसने रखे हुए हैं, एक को तनख्वाह देता है 25,000
भाईजान 25,000 भी कैश में दिया जा सकता है, 25,000 से ऊपर कैश में नहीं दिया जा सकता। ये 25,000 सही माइनस हुआ है, ये 36,000 गलत माइनस हुआ है, और बिजली के बिल याद रखिएगा ये भी किस में पे किए जा सकते हैं। ये हमने पेज 135 पे दोनों लाइनें पढ़ी थी। बिजली के बिल किस में पे किए जा सकते हैं? चलें जी, यहां ही बना कार तो बिल्कुल अलग बात है। पहले स्टूडियो वाले ज़रा फारिग कर दें। नेट प्रॉफिट बोलें 990। इनकम फ्रॉम बिजनेस, नेट प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसलिए आ रहा है कि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं और एसेट्स की डेप्रिसिएशन WDVs वगैरह भी दी हुई है, तो बिजनेस के चैप्टर में ही ऐसे डेप्रिशिएट होते हैं और तो कहीं डेप्रिशिएट नहीं होते। तो नेट प्रॉफिट इज 990। ऐड बैक कर दें सैलरी ऑफ 25,000, अच्छा किया माइनस कर लिया, इसे कुछ भी ना करें। 36,000 वाली सैलरी को ऐड कर दें, बिजली के बिल कोई मसला नहीं अगर कैश में पे हो गए हैं। जो खर्चे अलाउड होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं या लेस लिख के इग्नोर कर देते हैं। किस किस खर्चे के बारे में अलाउड है? 25,000 भी अलाउड है, 1,10,000 भी अलाउड है, और ये जो 36,000 है नॉट अलाउड है। सिर्फ किसको ऐड बैक करना है? 36,000। अब नए प्रेमिसेस पर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और पुराने पर टैक्स वालों का गेन लॉस निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 4, टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। जी भाईजान, कंसिडरेशन मुझे बता दें कितनी है? 10 मिलियन। Where the consideration exceed the cost, extend the formula of WDV. What is the formula of WDV? Cost minus accumulated depreciation. What is cost? सबर। What is cost? 1.4 million. What is WDV टैक्स वालों की? मुझे तो अकोमोडेशन चाहिए, ये तो WDV है, कैसे निकालूं आप? मुझे तो WDV चाहिए। कॉस्ट माइनस WDV विल गिव मी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अब वो रूल लगवा दें, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। ये 800 रुपये का क्या आ गया? इसको क्या करें? किया था होमवर्क में सवाल? मैं देख रहे, पहली दफा देखा। नए स्टूडियो की कॉस्ट 74.82 लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 74,820। बिल्डिंग के लिए 10%, 7482। इनिशियल अलाउंस नहीं होता।
कल तक निकाल दें ज़रा। 5260 that is income from business. There is a loss. He won a car in a competition by Sitara Motors Limited for promotion of sale. अदर सोर्स के चैप्टर में ये लाइन जाके ढूंढ लीजिएगा। कंपनीज अगर सेल प्रमोट करने के लिए प्राइस दें तो वो अदर सोर्स में जाता है। ये अदर सोर्स के चैप्टर में जाके रिवाइज करना है आपने। कितना एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है या किसी कंपनी ने इनाम दिया है, तो फिर अदर सोर्स में डालेंगे। $3950. Now there is a dilemma and there is an अफसोस की बात कि बिजनेस में लॉस आ गया है। लॉसेस के चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं हुआ था और आपको ये सवाल दे दिया था होमवर्क में, तो इसलिए न्यूमेरिकल का जो फेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। समझ आ गया वेल एंड गुड, ना भी समझ आया कोई मसला नहीं। न्यूमेरिकल का फेस असूली तौर पे आपको समझ नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी लॉसेस का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ हमने। ये जो अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दी थी, इस पर टैक्स माफ़ हो जाना था, सेक्शन 61 वाला। डोनेशन चेक में भी दे सकते हैं, डोनेशन कोई चीज़ भी दे सकते हैं। और ये जो आपने कंट्रीब्यूशन की है अप्रूव्ड पेंशन फंड में, इस पर सेक्शन 63 वाला टैक्स माफ़ हो जाना था। तो लिख लें सेक्शन 61 और सेक्शन 63 अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला। कितने लोगों ने मोर और लेस इसी तरह कर लिया था सारा सवाल? अच्छा, अब मसला रह गया सिर्फ किसका? फेस का। सुल्तान बिन सुल्तान सुल्तान अजीब सा फेस है। सैलरी को हमने बाहर रखा है, अदर सोर्स को हमने अंदर रखा है, अदर सोर्स को अंदर रखा है, उसमें से बिजनेस का लॉस हमने माइनस किया है। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? लॉसेस का, जो भी हमने पढ़ा नहीं हुआ। तो एक बात बोलने लगा हूँ, याद रहेगी, ठीक है, लिखनी नहीं है। लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस नहीं माइनस हो सकता, पढ़ेंगे लॉसेस के चैप्टर में। लेकिन और किसी प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस हो सकता है। और अगर लॉस माइनस ना हो सके तो अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी करने की इजाज़त है। अब अगेन इट्स ऑल लीव इट। बस ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, ये टैक्स निकल आया और चैरिटी वाला टैक्स माफ़ हो गया, सेक्शन 63 वाला टैक्स माफ़ हो गया। तो यार ये करें न्यूमेरिकल साथ साथ। अब आज मैं और कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रहा फिर होमवर्क में, इसको ज़रा करके आइएगा घर में। कर आएंगे या मैं मुझे घर तक आना पड़ेगा? अच्छा, मैंने कहा आप कहीं कह रहे थे आ जाइएगा। खैर है, एक सफ़ा बांटा गया आज की क्लास में। ऑनलाइन वाले हजरात, ये सफ़ा जो है वो भाई वेबसाइट है नान रऊफ़ वाली, उसके ऊपर आप दायमा वाले किसी दोस्त से पूछ लें, जो फ़िज़िकल वाले आज एब्सेंट है। तो सिंगल पेज है, सिंगल पेज। तो ऐसे ही किताब के सफ़े भी उसने कॉपी करा के दे दिए, उसकी ज़रूरत नहीं थी, किताब तो आप लोगों के पास है। तो एक सिंगल पेज है जिस पर डायग्राम सी बनी हुई है, तो ये वाला सफ़ा ज़रा खोल लें। तो ये सफ़ा जी आपको बांटा गया आज। ये सफ़ा किसी के पास ना हो तो हाथ खड़ा कर दें। हाँ, डायग्राम वाला सफ़ा फ़ोन करें जी, मंगवाएं ये सफ़ा। अच्छा, तो ये सफ़ा आप लोगों के पास बुक में नहीं होगा।
चैप्टर 2 आज हम शुरू करने लगे हैं जी। अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपको मिलेगा पेज 9। पेज 9 के बाद आप निकालें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पेज 18 के बाद ना आपको एक सफ़ा मिलेगा बुक में, वो खोलें, उस पर साथ उर्दू लिखी हुई है, उसकी निशानी है, उस पर उर्दू लिखी हुई है। और आगे चलें, और आगे मिल गया उर्दू वाला सफ़ा। ये सफ़ा है, ये नज़र आया आपको? इस सफ़े के टॉप पे नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट लिखा हुआ है। ये सफ़ा कहीं ढूंढ लें, चैप्टर 2 के अंदर अंदर ही है। मिल गया ये सफ़ा? चलें, तो अभी वो जो मैंने आपको डायग्राम बांटी है उसको भी साइड पे रख दें। अभी सारे, चाहे फ़िज़िकल वाले हैं चाहे ऑनलाइन वाले हैं, जिस किस्म के भी हजरात हैं, उनकी किताबों में कम से कम ये सफ़ा ज़रूर मौजूद है। तो ये सफ़ा खोल लें, चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट से मुराद क्या है? पार्लियामेंट को उर्दू में कहते हैं मजलिस शोरबा, नहीं शूरा बोलें, ट्राई करें। शोरा नहीं बोलें, शूरा। शूरा, ये वो नहीं, शोरा डाल दो ज़रा। और मजलिस शूरा, मजलिस शूरा में 2 हाउसेस हैं। एक हाउस का नाम है नेशनल असेंबली और दूसरे हाउस का नाम है सेनेट। नेशनल असेंबली में हर सूबे से बराबर लोग नहीं आते, लेकिन सेनेट में हर सूबे से बराबर लोग आते हैं। यानी अगर सेनेट में 200 बंदे हैं तो 50 एक सूबे से, 50 दूसरे सूबे से, 50 तीसरे सूबे से, 50 चौथे सूबे से। तो लेकिन ये फ़र्क लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको पता होना चाहिए जब भी मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा मजलिस शूरा, तो मजलिस शूरा में बड़े टाइम पे पहुँचे हो, जल्दी बैठ जाओ। यार इनको ना ज़रा चैप्टर 2 में वो वाला सफ़ा निकाल दो, चैप्टर 2 में वो वाला सफ़ा निकाल दो। आप थोड़ा सा इधर हो जाएं, वो वीडियो कट रही है। अच्छा अच्छा जी, नहीं 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 नहीं, सही हो गया, सॉरी, आपकी वजह से इशू नहीं था। अच्छा, मैं आई जल्दी। तो पार्लियामेंट comprises of 2 things, number 1 Senate and number 2 नेशनल असेंबली। अच्छा जी, गवर्नमेंट के पास एक बास्केट है, बहुत बड़ी सी बास्केट। इस बास्केट का नाम है FCF। क्या नाम है? फेडरल कंसोलिड, बड़े मौके पे पहुंचे हो आप लोग, इधर देखो। इस बास्केट का नाम है FCF, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स। हुकूमत के पैसे इसमें पड़े होते हैं। इसमें 2 किस्म के पैसे आते हैं। कभी कभी आपको पता है हम बाहर के मुल्क जाके कहते हैं हमें लोन दे दो, बाहर के मुल्कों में जाके हम लोन मांगते हैं, तो वो जो लोन मिलता है ना बाहर के मुल्क में, वो डायरेक्ट आके इस बास्केट में डाल दिया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट जो हमसे रेवेन्यू इकट्ठा करती है वो भी इधर आता है। और एक तीसरी चीज़ है, वो मैं अभी आपको ज़बानी बता देता हूँ। हमने एथोपिया को लोन दिया और चीचनिया को और बोस्निया को, पाकिस्तान वालों ने, और उन्होंने लोन वापस कर दिया, वापस। तो ये भी इसी बास्केट में आएगा। तो इस बास्केट में 3 चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1 लोन का लेना, ये भी इसी बास्केट में आएगा। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा किया, प्लीज़ ऑनलाइन वाले ढूंढ लें, ये किताब में सफ़ा अवेलेबल है, यहीं पे सफ़ा अवेलेबल है कहीं। अच्छा, आपने वो सफ़ा नहीं निकाला हुआ, आगे करो 3-4 सफ़े। ये सफ़ा नहीं नहीं, ये छोड़ो, इसको फ़ारग करो, आगे चलो। आपकी किताब में ये सफ़ा मौजूद है। और आगे पुरानी किताब है, पुरानी किताब है। आप लोग समझते हैं कि बस ऐसी उन्होंने किताब छाप दी होगी, कुछ किया नहीं होगा, ऐसे ही दोबारा पैसे लेने के लिए कॉलेज वाले जाए। हर किताब में कोई ना कोई टीचर इंप्रूवमेंट करता है, कि वो भी टीचर है, उसको पता है क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है अगली दफ़ा। तो लोन लेना भी इसी बास्केट में आएगा,
और रेवेन्यू इकट्ठा करना भी इसी बास्केट में आएगा। और हम अगर पाकिस्तानी हैं और हमने किसी को लोन दे दिया, हो सकता है ऐसा ज़माना आए हम किसी को लोन दें और जब वो लोन वापस आए तो वो भी इसी बास्केट के अंदर आएगा। डन, आगे चलें। तीसरी बात, ये इधर आप पढ़ लें सारा। ऑल रेवेन्यूज रिसीव, बोलें ऑल लोन्स रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन, इसका क्या मतलब है, लोन की, ये सारे पैसे कहां जाएंगे, शेल बी क्रेडिट टू अ बास्केट। इस बास्केट का नाम क्या है, याद कर लें जी। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन्स रेज्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन शेल बी क्रेडिटेड टू FCF। ये किस बास्केट में जमा करा दिया जाएगा, FCF की बास्केट में। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आएंगे इसको एक नई बास्केट में डाला जाएगा, उसका नाम होगा PF। ऑल अदर मनी इज रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट शेल बी क्रेडिटेड टू PF। इसका एक बास्केट का नाम रखा जाएगा PF, उसमें डाल दिए जाएंगे पैसे। इसमें आमतौर पे ना एक पैसे आते हैं कि हुकूमत केस जीती, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने भाई के खिलाफ केस कर दिया, पाकिस्तान में इतने बड़े बाल तुमने क्यों रखे हुए, टिंड कराओ वरना पैसे दो। इन्हें कहा टिंड तो नहीं करानी मैंने, इन्हें गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, गवर्नमेंट केस जीत गई। इसी तरह कोई इंडिया के 2-3 शतूंगड़े पाकिस्तान में बॉर्डर के करीब पाए गए, हमने पहले उनको पाकिस्तान में अंदर रखा, फिर इंडिया वालों को कहा कि भाईजान आप जुर्माना दो, तो हुकूमत केस जीत गई। तो कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत केस जीते, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हम हुकूमत के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं या हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ केस कर रही है, तो हुकूमत केस जीत सकती है। तो हुकूमत को केस जीत के जो पैसे आएंगे, हुकूमत को केस जीत के, भाई वो अब्दुल्ला को बुलाएं, सफ़ा जो उन्हें के ट्री डायग्राम ला के दें, कुछ सफ़ों बच्चों को चाहिए। तो जो हुकूमत केस जीतेगी वो पैसे किस बास्केट में जाएंगे, PAF में, मनी डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट। और जो पैसे भी सुप्रीम कोर्ट में रिसीव हुए या किसी भी कोर्ट में रिसीव हुए, वजह क्या है उसने नहीं बताई, मैं आपको बता रहा हूं। हुकूमत केस जीती तो पैसे आ गए, ये सारे पैसे किस में डाले जाएंगे, PF में। पढ़ें जी, पहली बास्केट का नाम, दूसरी का नाम ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन रेज्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ शेल बी क्रेडिटेड टू, इधर देखना यार, शेल बी क्रेडिटेड टू FCF। याद हो गया, करें याद। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन्स रेज्ड, any amount received in repayment of shall be credited to, all other monies received by federal government या all other monies deposited with shall be credited to PF। ये FCF की बास्केट हो गई और दूसरी कौन सी होगी, PF की बास्केट। अगली बात, अब ये FCF की बास्केट और PF की बास्केट, इसका आपने कब्जा किसको देना है, यानी इसके खजाने की चाबियां किसके पास होंगी, खजाने की चाबियां किसके पास होंगी, कस्टडी ऑफ, बोलें FCF एंड द कस्टडी, द पेमेंट्स एंड ऑल अदर मैटर्स। कस्टडी, कब्जा किसका होगा, पेमेंट्स, जाहिर बात है बास्केट भरी तो नहीं रहनी, उसमें से पेमेंट्स होनी है, द पेमेंट्स and all other connected matters shall be regulated by मजलिस शूरा। मजलिस शूरा से कौन मुराद है, सेनेट और नेशनल असेंबली। shall be regulated by मजलिस शूरा और रूल्स मेड बाय, या फिर प्रेसिडेंट अगर कोई रूल बना दे। तो ये भी ज़बानी याद कर लें, 3 बातें बताएं, द कस्टडी, द पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स।
relating to FCF and shall be regulated by Majlis-e Shura और President. कस्टडी का मतलब बताएं उर्दू में। कब्जा। किसका कब्जा? और पीएफ। द कस्टडी ऑफ एफसीएफ एंड द कस्टडी ऑफ द पेमेंट्स एंड ऑल अदर कनेक्टेड shall be regulated by act of or rules made by president. डन। हर पॉइंट पे रुक कर आपने मुझे पीछे से रिवाइज कराना है, क्योंकि ये चैप्टर इधर ही साथ साथ याद करना है। हर पॉइंट पे रुक कर मुझे पीछे से याद करवाएं। एफसीएफ क्या होती है यार? उनको भाई 15 मिनट का काम है, बुला लो, मैं फिर कॉल करूँ? कॉल करें अगर अब्दुल्ला का नंबर है तो, उस सफ़े लेके आने उसने। All revenues received, all loan raised or amount received in repayment of loan shall be credited to FCF. All other monies received by government, any amount deposited with Supreme Court shall be credited to PF. The custody, the payment, all other matters shall be regulated by Parliament or रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 छोड़ें, ये ना आर्टिकल्स हैं, ये हम पढ़े हैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं आइन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। तो अगली बात है आर्टिकल 81, ये सेक्शंस नहीं है, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 79, 78 और 79 हमने पढ़ लिया है। अब हम मूव करने लगे हैं आर्टिकल 81 की तरफ। आर्टिकल 81, खर्चे चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ का मतलब बताएं। लिखा हुआ है उर्दू में, मतलब आप क्या कर रहे हैं? चार्ज अपॉन का मतलब बताएं, निकाले जाएंगे। अब एफसीएफ की बास्केट भरी रहे या खोलें भी उसे? खोलें, तो बोलें खर्चे चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। पीएफ की बास्केट खोलना हमारे सिलेबस में नहीं कि पीएफ की बास्केट खोल के क्या होगा, बस एफसीएफ की बास्केट खोलनी है हमने। खर्चे चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ, एक लफ्ज़ और डालने आगे, बाय पाकिस्तान का आइन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये वाले खर्चे कहां से निकाल लो? एफसीएफ की बास्केट से निकाल के करो। ये लफ्ज़ सब बार बार याद करें। खर्चे चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फलों का खर्चा चार्ज्ड बाय अम्मी अपॉन अब्बू की जेब। फलों का खर्चा चार्ज्ड अपॉन अब्बू की जेब बाय अम्मी। इट इज लाइक दिस। खर्चे चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय, किसको ये पावर है कि एफसीएफ को हाथ डाले? आइन ने हाथ डाले, आइन ने कि एफसीएफ की बास्केट से पैसे निकालो। तो फलों का खर्चा चार्ज्ड अपॉन अब्बू की जेब बाय अम्मी। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक लफ्ज़ है जिसको आप याद कर लें। द फॉलोइंग खर्चे शैल बी चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। सबसे पहले ये आपको पता है पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की तनख्वाह देनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को तनख्वाह देंगे। कॉपीज़ ना एक्स्ट्रा रखा करो ताकि तो आगे पीछे बच्चे आए तो उनको बांट सकें। अभी दे दो जो आए हैं लेट। द रिम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तनख्वाह। अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस का क्या मतलब है? उसके दफ्तर के और खर्चे, मुलाजमीन की तनख्वाहें, उसके दफ्तर में बिजली, पानी, गैस, ये सारी चीज़ें, इसको दे दो।
अच्छा जी, एंड तनख्वाहें किस किस की? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तनख्वाह दे दें, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को तनख्वाह, जज को तनख्वाह दे दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनख्वाह दे दें, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को तनख्वाह दे दें, लेकिन ये सेनेट के होते हैं। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसके होते हैं? और ऑडिटर जनरल होता है, पूरे पाकिस्तान के जनरल जगहों पे जाकर ऑडिट करा होता है। तो जो नाम याद करें, जजेस ऑफ एंड जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके बाद इलेक्शन करवाएं इधर पाकिस्तान में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद सेनेट में कौन होगा? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और नेशनल असेंबली में कौन होगा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और ऑडिटर जनरल। ये वो लोग हैं जिनको आपने तनख्वाहें देनी है। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि प्रेसिडेंट की तनख्वाहों का भी जिक्र हो गया और प्रेसिडेंट के दफ्तर के अदर खर्चों का भी जिक्र हो गया, लेकिन इन लोगों के सिर्फ तनख्वाहों का जिक्र हुआ है। इसलिए अब ऐसा करें, इन लोगों को पकड़ें और इनके दफ्तर के खर्चे भी ले आएं ताकि वो भी यहाँ कवर हो जाए। तो FCF की बास्केट में से अगला खर्चा आपने क्या निकालना है? द एडमिन के खर्चे, बोलें, इंक्लूडिंग तनख्वाहें ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ, अब वहां से पकड़ लें शुरू, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ इस्लामाबाद, द डिपार्टमेंट ऑफ, द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द सेक्रेटेरिएट भी लिखे ऑफिस होता है, द ऑफिस ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली, सेनेट और नेशनल असेंबली के ऑफिस। पॉइंट सी की हेडिंग दें, इंटरेस्ट। घर से निकलते हुए ये शेर तो नहीं पढ़े थे, बातिल से दबने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अच्छा जी, जब हम कभी लोन लेंगे बाहर के किसी भी मुल्क से तो हमें उस पर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा? बोलें, डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के डेट चार्जेस क्या क्या होता है? इसमें दो चीजें होंगी, इंटरेस्ट भी आप देते हैं और कैपिटल से मुराद ना लोन में प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ये लोन का कैपिटल वापस कर रहे हैं, डेट इज प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ वो भी हो जाएगा। एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा आपको पता है पूरा चार्टर तैयार आ जाता है लोन लेने के लिए, उसमें और अराकीन भी मौजूद होते हैं, फिर वो किसी होटल के अंदर भी रहते हैं। तो फॉर एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट। रिडेम्पशन ऑफ डेट का मतलब वही है, रीपेमेंट ऑफ लोन। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट, डेट का मतलब लोन। चलें जी याद करें, नंबर 1, डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का डेट चार्जेस में क्या क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट भी आ जाएगा और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन, और आखिर में रेपिटेशन, रीपेमेंट की जगह रिडेम्पशन और कैपिटल की जगह डेट। तो ये 4 चीजें आ गई, याद करें। डेट चार्जेस ऑफ, इंक्लूडिंग का मतलब है, ये इसकी मिसालें दे रहा हूं आपको। इंक्लूडिंग फल ले आओ, इंक्लूडिंग सेब, केला, तो डेट चार्जेस इंक्लूडिंग नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स, नंबर 4 रिडेम्पशन ऑफ डेट। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हो जाए? पाकिस्तान के हक में नहीं, पाकिस्तान के
किसी भी बाहर के कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हो जाए, तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर फैसला हो जाए तो अब पैसे आएंगे या जाएंगे? वो जाना भी इसी बास्केट से होगा। भाईजान इस बास्केट का मुंह खोला हुआ है हमने, आउटफ्लो की हेडिंग दी हुई है। अमाउंट पेड टू एनीवन, किसी को भी आपने पैसे दिए, अमाउंट पेड टू एनीवन फॉर अ जजमेंट। इसमें अगर मैं लिख दूं पास्ड अगेंस्ट तो शायद आपको ज्यादा आसान लगे। अमाउंट पेड टू एनीवन फॉर अ जजमेंट पास्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ गया, किसने दिया? बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया पाकिस्तान के खिलाफ। ट्रिब्यूनल भी कोर्ट को ही कहते हैं। अमाउंट पेड टू एनीवन फॉर एनी जजमेंट पास्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय आइन, आइन कोई और अमाउंट कह दे, और बाय एक्ट ऑफ या पार्लियामेंट कोई अमाउंट कह दे, ये जरा ओपन बात होगी। एनी अदर, इनके अलावा कोई और। हेडिंग एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन, बोले एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन FCF, बोले दोबारा, एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF बाय प्रेसिडेंट की तनख्वाह और उसके ऑफिस के खर्चे, इन 5-6 लोगों की तनख्वाह, इन 5-6 लोगों के ऑफिस के खर्चे, डेट चार्जेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स, इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डेट। अमाउंट पेड टू एनी पर्सन फॉर एनी फैसला अगेंस्ट पाकिस्तान पास्ड बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला किया, और आइन या मजलिस शूरा कोई भी खर्चा कह दे। अच्छा जी, एक आपको शायद बात याद हो, बचपन में पढ़ाई जाती थी, हैन ले एग्स, हैन ले इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने अंडे देती है, उससे अकेले में देती हो लेकिन चलें, हैन ले एग्स। फेडरल गवर्नमेंट विल ऑल्सो ले इन फ्रंट ऑफ नेशनल असेंबली, बोले फेडरल गवर्नमेंट शेल ले, फेडरल गवर्नमेंट देगी इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल नेशनल असेंबली के सामने आके, इन फ्रंट ऑफ नेशनल असेंबली, एनुअल बजट स्टेटमेंट, बोले फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने आके अंडे देगी, उस अंडे का नाम एनुअल बजट स्टेटमेंट। उसमें 2 बातें लिखी होंगी, मुल्क को कितने पैसे आने हैं अंदाजन, और मुल्क के अंदाजन कितने खर्चे हैं, यानी सफ़ेदी अलग होगी, उसमें जर्दी अलग होगी। तो कितने पैसे मुल्क को आने हैं और कितने पैसे, और संडे का नाम क्या होगा? एनुअल बजट स्टेटमेंट। देने वाला कौन होगा? फेडरल गवर्नमेंट। किसके सामने देगी? हर साल में 1 दफ़ा, बस ये अंडा साल में सिर्फ 1 दफ़ा दिया जाएगा। तो अब पूरा फिक्रा बताएं। इन ईच ईयर फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर नेशनल असेंबली एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिसमें 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1 एस्टीमेटेड रिसीट्स और एस्टीमेटेड एक्सपेंसेस। इस एनुअल बजट स्टेटमेंट को स्टेटमेंट भी कहेंगे, इस एनुअल बजट स्टेटमेंट को स्टेटमेंट भी कहेंगे। तो मुर्गी अंडा देगी हमारे सामने, जिसमें 2 चीज़ें होंगी, जिसमें जर्दी भी होगी, सफ़ेदी भी होगी। छिलका माफ़ करा लेंगे। आगे चलें। क्या चीज़? इन चीज़ों का बस वो चाह रहे हैं आई के वाले कि आपको पता हो कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बोलें हर साल फेडरल गवर्नमेंट देगी नेशनल असेंबली के सामने आके एक स्टेटमेंट, इसमें एस्टीमेटेड रिसीट्स होंगी और एस्टीमेटेड
इसका नाम क्या होगा? कौन किसके सामने क्या देगी? हर साल फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने देगी एनुअल बजट। इस स्टेटमेंट में क्या होगा? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। पढ़ें। हर साल फेडरल गवर्नमेंट देगी नेशनल असेंबली के सामने बैठ के एक स्टेटमेंट। इसमें रिसीट्स भी होंगे और इसमें खर्चे भी होंगे गवर्नमेंट के। इस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? एनुअल बजट स्टेटमेंट। अब जी इस एनुअल बजट स्टेटमेंट में जो खर्चे होंगे ना वो दो किस्म के होंगे, रिसीट्स नहीं, खर्चे दो किस्म के होंगे। एक इस स्टेटमेंट में, एनुअल बजट स्टेटमेंट में ये वाले खर्चे होंगे, और एक और खर्चे होंगे जो इसके अलावा हैं। सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, जहाज बनाना किसी को, ये सारे खर्चे होंगे। तो एक खर्चे हो जाएंगे हमारे कौन से वाले? इनको मैं कहूंगा एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक ये वाले खर्चों का जिक्र होगा। एक इसके अलावा अगर मुल्क में कोई खर्चा करना पड़ा, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाने वाला, एक वो वाले खर्चे होंगे। तो खर्चे अब कितने किस्म के हो गए? दो किस्म के हो गए। अब ना अंग्रेजी जो उसने लिखी है वो बड़ी मजे की है। कहता है बजट में लिखा होगा इस खर्चे को पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और यह भी लिखा होगा कि सड़कों वाले अदर एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अब मैं कौन सा पॉइंट पढ़ने लगा हूं? टू में क्या लिखा हुआ है? सी बिलो एट द एंड ऑफ पेज। खर्चे कितने किस्म के हो गए? दो किस्म के। कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों को पूरा करने के लिए? एक ये लाइन लिखी होगी, इसमें प्रेसिडेंट की तनख्वाहें वगैरह आ जाएंगी। अदर खर्चे ब्रैकेट में, जैसे सड़कें वगैरह बनाना के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अब ये जो लफ्ज़ है ना, कितने पैसे चाहिए, ये ऐसे ही उसने डाल दिया। आसान सा लफ्ज़ भी हो सकता था कि अबू मैंने खाना खाना है, अबू 50 रुपये का खर्चा हो गया खाने पे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है मैं खाने का खर्चा पूरा कर लूं, इसके लिए मुझे 50 रुपये चाहिए। दो फिक्रें हैं, दोनों हैं तो एक ही, लेकिन जरा दूसरी बात लंबी हो गई। अबू 50 रुपये दे दे, मैंने बर्गर खाना है। दूसरा, मैं बर्गर खाऊं, इस खर्चे को पूरे करने के लिए अबू 50 रुपये चाहिए। ये जरा लंबा फिक्रा हो गया। अब अनलकीली लॉ मेकर ने लंबा फिक्रा यूज किया। खर्चे कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। एक आर्टिकल 81 वाले, और एक सड़कें वगैरह बनाने के। अमाउंट रिक्वायर्ड की उर्दू बताएं, अभी पढ़ाई है, मैं पढ़ा देता हूं। अमाउंट रिक्वायर्ड की उर्दू, कितने पैसे चाहिए टू मीट खर्चे, टू मीट। अगली लाइन मैंने आपको 2-3 मिनट लगा के बार बार याद करवाई है। चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एफसीएफ। इधर बड़ा बड़ा कर लें 81 वाले, इधर लिखें 81 सारे। अच्छा, आगे अंग्रेजी हुई है। अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस, टू मीट अदर एक्सपेंसेस सजेस्टेड टू बी मेड फ्रॉम एफसीएफ। ये लिखें सड़कें वाले, यहां लिखें सड़कें।
अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए टू मीट अदर खर्चे, निकाले ये भी बास्केट में से ही जाएंगे, प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम एफसीएफ। लेकिन ये वो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं, ये गवर्नमेंट वैसे बताएगी कि इतना पैसा हमें और चाहिए। इसका क्या मतलब है? शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डे टू डे के। और अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सड़कें वगैरह बनाना या और चीज़ें करना। एंड शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर से मुराद यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख लें। रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसी साल फ़ायदा देते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कई साल फ़ायदा देते हैं। पूरी जितनी अभी तक लाइनें हम पढ़े थे ना, ये थोड़ा सा एक फिक्रा था अमाउंट रिक्वायर्ड वाला, जो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा घर जाके। चलें जी, इसको रिवाइज करें। एनुअल बजट स्टेटमेंट हर साल फेडरल गवर्नमेंट देगी नेशनल असेंबली के सामने जाके एनुअल बजट। इसमें एस्टीमेटेड रिसीट्स होंगी और एस्टीमेटेड एक्सपेंसेस। आगे दो किस्म के हैं एक्सपेंसेस, दो किस्म के हैं। कौन कौन से? एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली कितने पैसे चाहिए टू मीट एक्सपेंसेस। आगे फिक्रा याद किया हुआ है। चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, एंड कितने पैसे चाहिए टू मीट, सजेस्टेड टू बी मेड फ्रॉम, एंड इट शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड। ये जो प्रेसिडेंट की तनख्वाहें वगैरह ना, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल वेबसाइट के ऊपर जाके, जो घर में बैठ के लेक्चर लेते हैं। ये जो प्रेसिडेंट वाले खर्चे हैं ना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले, इनके लिए अब मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगा, और जो सड़कें वाले खर्चे हैं ना, उनके लिए मैं कौन सा कलर यूज़ करूँगा? ग्रीन कलर यूज़ करूँगा। और येलो कलर किस थीम में चल रहा है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो स्काई ब्लू और ग्रीन कलर मैं यूज़ करूँगा। स्काई ब्लू किन लिए? प्रेसिडेंट की तनख्वाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह, और ग्रीन कलर किसके लिए? सड़कें वगैरह बनाने वाला। अभी बार बार करेंगे तो जहन में आ जाएगा। अच्छा, क्या एनुअल बजट स्टेटमेंट नेशनल असेंबली के सामने रख दें या फिर रखने के बाद नेशनल असेंबली में डिस्कशन भी करें उसकी? डिस्कशन भी करें उसकी। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हम नेशनल असेंबली में डिस्कशन करने लगे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हेडिंग पढ़ें जी, आर्टिकल 82 की बताएं जल्दी। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? ये फिक्रा आप लोगों को याद हो गया भाई। एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड इन, आर्टिकल 81 वाले सिर्फ, शैल बी डिस्कस्ड इन आ वोटिंग विल। देखें, नेशनल असेंबली में लोग बैठे होंगे, उस पर डिस्कशन हो जाएगी, सारे अपनी अपनी राय दे देंगे, लेकिन हाथ खड़े करके वोटिंग नहीं होगी। बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब जो मर्जी डिसाइड करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम जब डिस्कशन में चीज़ें आती हैं तो सबकी राय सामने आती है, तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छा डिसीजन लें। लेकिन वोटिंग अगर उधर कराई तो फिर लड़ाई शुरू होने का डर है। तो ये कौन से वाले खर्चों की बात हो रही है? 81 वाले या सड़कों वाले? प्राइम मिनिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले या सड़कों वाले? प्राइम मिनिस्टर वाले। ये फिक्रा याद करें, मैंने कई दफ़ा याद कराया। एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय इन, इनका करें क्या? ये असल में लाइन है, इनका करें क्या? शैल बी डिस्कस्ड। कहां? इन नेशनल असेंबली। हाउएवर अ वोटिंग विल। अदर एक्सपेंसेस कौन से हो गए? अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट। फिक्रा वही हो गया, इन एनुअल बजट स्टेटमेंट।
अदर एक्सपेंसेस इन shall be submitted, shall be discussed नहीं, shall be submitted to नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली को क्या किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। फॉर रेजिंग चंदा, इनके लिए चंदा इकट्ठा करो, यानी इनके लिए पैसे इकट्ठे करो। इनकी डिस्कशन नहीं है, बल्कि इनको सबमिट किया जाएगा नेशनल असेंबली के सामने कि प्लीज चंदा इकट्ठा करने दो हमें। इसमें शायद फिर वोटिंग भी हो। हाँ, द असेंबली मे और मे नॉट एग्री, क्योंकि इन चीजों के बगैर शायद मुल्क चल रहा है, सड़कों के बगैर पहले भी चल रहा है। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू द रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट। डिमांड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। लिखें यार, नहीं समझ आनी है चीजें, किताब खुलवाओ भाई की, यहां कहां लिख रहे हो, वहां लिखो। हाँ, द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू द डिमांड या टू द रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट। इट मे ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड का मतलब बता दें। हमने डिमांड की 10 अरब रुपए की, उसने कहा नहीं 9 अरब में सड़कें बना दो, बस बात खत्म। और हो सकता है अप्रूव ही ना करे, ये बनानी नहीं अभी, और बड़े मसले बड़े में। ये किन खर्चों की बात हो गई, 81 वालों की, नहीं तो सड़कों वालों की। अब दो बातें अलग अलग हो गई। हम कौन सा सेक्शन पढ़े हैं, प्रोसीजर रिलेटिंग टू, ये स्काई ब्लू और ग्रीन मार्कर पता चल गया हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन FCF इन shall be discussed in, however other expenses in annual budget statement shall be submitted to for raising चंदा। अगला लफ्ज़ आसान है, द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू चंदा, उस रिक्वेस्ट से होते एग्री करे होते ना करे। इट मे ऑल्सो रिड्यूस द चंदा बिकॉज चंदा इज चंदा। द चंदा कैन ओनली बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एंड पे जब चंदा दिया जाएगा तो फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त मांग ली जाएगी, बस ऐसी बात है, छोड़ें। द चंदा कैन ओनली बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं एट विच स्टेज, किस स्टेज पे हम खड़े हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं येलो हाइलाइटर। पहले क्या किया था, ले बिफोर, किसने, किसके सामने, क्या, एनुअल बजट स्टेटमेंट। ले बिफोर के बाद इट विल बी डिस्कस्ड इन, ले बिफोर भी हो गया और अब बाद में डिस्कस भी हो गया। ले बिफोर भी हो गया, डिस्कस भी हो गया। अब बस एक चीज रह गई है, पीएम से साइन करवा लें। पीएम से क्या करवा लें, लेकिन अब इस सफ़े का नाम एनुअल बजट स्टेटमेंट नहीं है, इस सफ़े का नाम अब शेड्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और पीएम दोनों चीज़ों पे साइन करेगा, आर्टिकल 81 वाले भी और सड़कों वाले भी। लेकिन सड़कों वाले खर्चे के लिए अब वो ग्रांट का लफ्ज़ यूज़ करेगा बार बार, क्योंकि सड़कों के लिए आपने देखा उसने ग्रांट का लफ्ज़ नया डाल दिया बीच में। तो नाउ फर्स्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप, lay before the, what was the second step, discuss in national assembly. What is my third step now, PM shall sign a schedule। PM ने अब साइन करने हैं। तो येलो हाइलाइटर मैंने यूज किया स्टेप वाइज अप्रोच के लिए। अगले सफे पे आए, ये आप लोगों ने घर जाते हुए, जब आप लोगों ने बुध को घर जाने टिकट करवाई हुई है, तो ये वाला सफ़ा रंगीन वाला आपने डाउनलोड कर लेना है और ये डाउनलोड करके आपने बस में बैठ के पढ़ना है। साथ वाला समझ रहा होगा यार अखीर ये बंदा है, पढ़ पढ़ के इसने लूट मचाई हुई है। आपने उससे कहना आई कैन नॉट प्ले विद माई फ्यूचर गाय, इसलिए आई एम मेकिंग ईच एंड एवरी लम्हा कीमती। लेकिन अगर खड्डों वाली रोड हुई तो थोड़ा सा ज़रा फिर सब्र कर लीजिएगा, आइस पे भी इफेक्ट पड़ता है। फिर ऐसा कीजिएगा, जहन में वैसे को टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन प्रोसेसिंग चलाते रहा करें अपने माइंड में।
हर वक्त एक्सेप्ट नमाज का टाइम। अच्छा जी, द PM शैल साइन, लेकिन नाम क्या पड़ गया इसका? शेड्यूल। द PM शैल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग दोनों चीज़ें, नंबर 1 सड़कों वाला और नंबर 2 81 वाला। द चंदा मेड बाय, वही जो अभी चंदा नेशनल असेंबली ने दिया है, तो चंदा मेड बाय नेशनल असेंबली, ये वाला चंदा, इस पे भी साइन कर देगा। एंड ये वही फिक्र है जो बड़ी मुश्किल से हमने याद किया है, कितने पैसे चाहिए उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो चार्ज्ड अपॉन FCF हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ का ध्यान रखेगा, अगर उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह 2 लाख है, तो प्राइम मिनिस्टर उससे ज़्यादा तनख्वाह पे साइन नहीं कर सकता, उससे कम पे कर दे तो कोई मसला नहीं नेशनल असेंबली में, वरना बिस्ती हो जाएगी। तो नेशनल असेंबली ने कहा 2 लाख तक तनख्वाह, उधर डिस्कशन हुई तो डिस्कशन के बाद फिर 2 लाख ही रखें। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशनड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द, वो जो नेशनल असेंबली के सामने एनुअल बजट स्टेटमेंट पेश हुआ था उससे ज़्यादा तनख्वाहें अब आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे कम करना चाहें तो ये PM की मर्जी है। अब 2 बातें आ गई, क्या? हेडिंग बताएं, ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंसेस। बोलें, द PM शैल साइन अ शेड्यूल ग्रांट मेड बाय नेशनल असेंबली एंड पैसे रिक्वायर्ड, ये अंग्रेजी हमने मुश्किल से याद कर ली हुई है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर खर्चे चार्ज ऑन, however it shall not exceed the amount mentioned in statement previously laid before the, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। किसके साइन हो गए हैं? दोबारा ले जाएं इस शेड्यूल को, अब इसका नाम शेड्यूल पड़ गया, दोबारा ले जाएं इस शेड्यूल को नेशनल असेंबली में, ताकि नेशनल असेंबली को तसल्ली हो जाए। इस तरह का विजुअलाइज करें, पहले फेडरल गवर्नमेंट ने ले बिफोर किया, फिर डिस्कशन हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर जरा कमरे में चला गया साइन करने के लिए, कमरे से बाहर आया, इट शैल अगेन बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल। इसका नाम अब क्या पड़ गया? शेड्यूल या ऑथेंटिकेटेड? शैल बी लेड अगेन बिफोर द, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर वोट। फिर क्यों आया है? बस तसल्ली हो जाए कि जो एग्री हुआ था वही सारा कुछ तय हुआ है। इससे PM ने जो साइन करते हो कोई ना कोई भूंगी ना मार दी हो, उस लिए बस आया है कि PM के ऊपर एक चेक होगा कि इसको पता है ये सारी गेम दोबारा जानी है कहाँ, तो PM ध्यान रखेगा कि जो बातें एग्री करा के गया नेशनल असेंबली से उन्हीं को एग्जीक्यूट करे। तो व्हाट इज येलो हाइलाइटर? येलो हाइलाइटर का मकसद बताएं। 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ले बिफोर, नंबर 2 डिस्कस, नंबर 3 साइन एंड नंबर 4 अगेन ले बिफोर। क्या? नेशनल असेंबली। लेकिन अब ना डिस्कशन चाहिए होगी ना वोटिंग चाहिए होगी। और आखिर में वो ऐसी बरकत के लिए बात लिख रहे हैं, अ खर्चे फ्रॉम FCF शैल बी कंसिडर्ड एज ऑथोराइज्ड व्हेन अबव प्रोसीजर इज फॉलोड। ऊपर वाला सारा प्रोसीजर फॉलो कर लो, खर्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हो, अब कोई मसला नहीं। प्रोसीजर बड़ा लंबा है। इधर इसका नाम क्या था? क्योंकि साइन नहीं हुआ था। इधर इसका नाम क्या है? क्योंकि साइन हो गया। ऊपर इसका नाम शेड्यूल था, अब इसका नाम ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल बन गया। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल अगेन लिख लें, शैल अगेन। वैसे तो इसका नाम आप शेड्यूल पढ़ गए, पहले बजट था। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल अगेन बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर वोट। एन एक्सपेंस फ्रॉम FCF शैल बी कंसिडर्ड ऑथराइज्ड व्हेन अबव प्रोसीजर इज फुल्ली फॉलोड। जब ऊपर वाला प्रोसीजर सारा फॉलो हो फिर अप्रूव समझा जाएगा। चले जी, अब इस सारे को
तसल्ली से रिवाइज करना है, सारे को तसल्ली से रिवाइज करें और एक एक चीज़ को देखें। इधर याद करके जाएं। FCF, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन रेस्ड, होंठ हिलाएं, ऑल लोन रेस्ड, all amount received in repayment of loan shall be credited to FCF. All other monies received by government or deposited with Supreme Court shall be credited to PF. The custody, the payment, all matters shall be regulated by Majlis Shura. हर साल Federal government shall lay before the National Assembly an annual budget statement comprising estimated receipts and estimated expenses are of two types. Expenses are of annual budget statement shall show separately. ये जरा फिक्रा याद करना है। Amount required to meet खर्चे, अगला फिक्रा याद हो गया भाई। Charged by अम्मी on अब्बू की जेब एंड अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अदर खर्चे, ये भी फिक्रा याद करना पड़ेगा। प्रोपोज टू बी मेड फ्रॉम एंड शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रोसीजर, वो जो डिस्कशन वगैरह थी और सबमिशन थी, डिस्कशन और सबमिशन, वो फिक्रा याद हो चुका हुआ है। एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन अब्बू की जेब बाय अम्मी इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड, हाउएवर वोटिंग विल। Other expenses in annual budget statement shall be submitted to National Assembly for raising चंदा। इधर क्या लिखा होगा आगे? Assembly may or may not agree to चंदा. The Assembly may also reduce the चंदा. Chanda can only be made with the mashwara of government. अभी नाम शेड्यूल रखिएगा, थोड़ी देर बाद नाम ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल। द PM शैल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग द चंदा मेड एंड, ये वही फिक्रा घिसा पिटा जो याद हो चुका मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल बी लेड बिफोर द, हाउएवर इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन एंड इट शैल नॉट बी ओपन फॉर वोट। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होगा। आगे सारी ऑलमोस्ट रेपिटिशन और आसान सी चीज़ें हैं, तो ये बड़ा इजी सा आगे चल रहा है काम। कभी ना कभी मुल्क में ऐसा मसला आता है कि किसी सर्विस के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। सेहत के लिए रखा था 10 अरब रुपया और सारे लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं, अब 15 अरब चाहिए टोटल, मसला बढ़ गया। या सोचा था जंग नहीं होगी, इंडिया ने हल्की फुल्की शुरली फेंक दी पाकिस्तान में, जंग शुरू होगी। या न्यू सर्विस के लिए पैसे चाहिए, अब क्या करें? क्या करें? कुछ भी ना करें, बस वही काम करें। फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली। फेडरल गवर्नमेंट दोबारा नेशनल असेंबली के सामने आके अंडे दे, लेकिन इसका नाम अब शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, ये मुर्गी का नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट शैल अगेन ले बिफोर द, इस बजट का नाम क्या होगा? सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। भाई दूसरी क्लास से हाइब्रिड से जा क्यों रहे हो? एज ए लाइब्रेरी यूज़ करने आए हो? चलो बैठ जाओ। आवाज़ नहीं जा रही, मुझे लगता है उधर आवाज़ नहीं जा रही ना? अच्छा ठीक है, ये पता करके आओ हमारी क्लास का बच्चा है या किसी और का। सारी सीटें देख रहे हैं एक एक करके, एक सीट पसंद आ गई है इसको, नहीं क्या ढूंढ रहा है? कैलकुलेटर घूमे, चाबी घूमी है। अच्छा जी, अगर किसी साल, चले मैं बोल देता हूं, अगर किसी साल ये पता चले डेट खर्च, ऑथराइज को ब्रैकेट में लें, डेट खर्चा फॉर अ सर्विस इज इनसफिशिएंट,
समझ आ गया? खर्चा फॉर अ सर्विस, हमारी क्लास से बचा था, खर्चा फॉर अ सर्विसेज, किसी सर्विस के लिए खर्चा कम पड़ गया, और खर्चा फॉर अ न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड विच इज नॉट इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, और खर्चा एक्सीड चंदा। इज इट पॉसिबल? खर्चा एक्सीड चंदा। अब ये तीन लफ्ज याद करें। खर्चा इज इनसफिशिएंट, अब इसकी डायग्राम्स मैंने आपको कोई नहीं दी। खर्चा फॉर न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड और खर्चा एक्सीड चंदा, हाईलाइट करके क्या बनेगा? खर्चा इज, खर्चा फॉर अ, खर्चा एक्सीड चंदा। करें नोट, हाईलाइटर पकड़ें जरा साथ वाले से। खर्चा इज इनसफिशिएंट, खर्चा फॉर अ, और खर्चा एक्सीड द चंदा। अब वो आपने मुझे चंदा भेजा 60 रुपए का, वो तो बरगड़ी 70 रुपए का। द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज एक्सपेंसेस, फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत ले लें, कोई मसला नहीं। फ्रॉम किस बास्केट से पैसे निकाल के देंगे? एफसीएफ की बास्केट से। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शैल अगेन ले बिफोर द व्हाट इज नॉर्मल बजट या सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। तो ये बात तो ऊपर वाली ही तकरीबन चल पड़ी। अब एक मसला रह गया इसमें, पीएम के साइन। इसमें इसने दो सिनेरियो बनाए। कभी पीएम पाकिस्तान में नहीं होता और कभी कभी पीएम पाकिस्तान में दूर की बात, नेशनल असेंबली ही नहीं होती। जैसे फौज हुकूमत पे कब्जा कर ले, मार्शल लॉ लग जाए। कभी कभी पीएम ही नहीं पाकिस्तान में होगा, कभी कभी पीएम तो हो, सॉरी, कभी कभी नेशनल असेंबली नहीं होगी, तो पीएम कहां से होगा फिर? इन दोनों सूरतों में साइन कौन करे? अब सुन ले पहले। अगर पीएम नहीं है तो नेशनल असेंबली में वो जिसको भी पीएम बना के गया हुआ आर्थिक तौर पे वो कर दे साइन, और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जिसके हाथ में है वो लोग साइन कर दें। किस पर? शेड्यूल के ऊपर। ऑप्शन 1, अगर पीएम नहीं है तो कौन साइन करे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में किसी को पीएम बना के गया होगा, और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है फिर फेडरल गवर्नमेंट साइन करे। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी? जिसके हाथ में है फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन मैक्सिमम ये साइन 4 महीने के खर्चों के लिए किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर या तो पीएम के आने का वेट करें या फिर नेशनल असेंबली के बनने का वेट करें, इससे ज्यादा के लिए साइन नहीं किया जाएगा। शायद पीएम पाकिस्तान में नहीं, कौन करे फिर? अभी मैंने आपको बताया, द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा। फिर नेशनल असेंबली पैसे दे दे फॉर अंदाजन खर्चे। कितने अरसे के लिए? फॉर अंदाजन खर्चे, फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल के लिए या फॉर अ पार्ट के लिए? कितना पार्ट? नॉट मोर देन। ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। क्यों पेंडिंग? ड्यू टू नो पीएम। पीएम नहीं है पाकिस्तान में, ड्यू टू नो पीएम, पीएम नहीं है। और दूसरी बात, खुदा ना खास्ता अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, आप किसको पावर दें? फेडरल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम एफसीएफ, फ्रॉम एफसीएफ को जरा ब्रैकेट में ले लें।
द फेडरल गवर्नमेंट मे ऑथोराइज एक्सपेंसेस फॉर एस्टिमेटेड खर्चा, आगे अंग्रेजी वही है, फॉर एस्टिमेटेड खर्चा फॉर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। तो अगर आप नोट करें तो आखिर से चलें तो फिक्रा सारा सेम है एंड से, फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, फॉर estimated expenses for not more than 4 months, for not more than 4 months, if authentication of schedule is pending, if authentication of schedule is pending, काट दें जो अजीब अजीब सी चीज बीच में आई है, if authentication of schedule is pending। अब क्यों पेंडिंग है? ड्यू टू नो नेशनल असेंबली, क्योंकि अब कौन मौजूद नहीं है, पहले कौन नहीं था, पीएम, अब कौन नहीं मौजूद, नेशनल असेंबली नहीं मौजूद। अब मुझे बताएं हमने यहां पावर किसको दी है, यहां पर नेशनल असेंबली को, और यहां किसको पावर दी है, मे भी पाकिस्तान के कल्चर को सामने रखते हुए फौज को। ऐसा तो नहीं आपने सुना कभी आई के अपने गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजामुल हक ये सारे बल्ले बुल्ले लेके चले गए, गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया, तो फिर फौज को सामने रख के चलें। ये तो बहुत आसान सी आखिर में दो बातें हैं। मजलिस शूरा के कितने हाउसेज हैं? दो, एक का नाम सेनेट और एक का नाम, क्या इनके दफ्तर आपस में घुसे हुए हैं या अलग अलग जगहों में दफ्तर हैं? ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर, हर हाउस का क्या होगा, अलग दफ्तर होगा। हाउएवर नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी गिवन, नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी गिवन। लिखें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों का सॉफ्टवेयर चला रहा है, ये पॉसिबल है। एक मुलाजिम दोनों जगह सफाई नहीं कर सकता, सुबह सेनेट पहुंचा हो शाम को नेशनल असेंबली पहुंचा हो, उसकी दही बन जानी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों का सॉफ्टवेयर चला रहा है। इसका फिक्रा क्या बना, पोस्ट्स कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड। अच्छा, अब मजलिस शूरा में ना नौकर रखे होते हैं लोगों ने, कोई ऑफिस बॉयज़ होते हैं, कोई गार्ड्स होते हैं, कोई और होता है, तो मजलिस शूरा में ये नौकरियां कौन दे? तो अजीब सा वेग सा पॉइंट है टू, नौकरियां कौन दे, पॉइंट टू वेग सा है। कहते हैं मजलिस शूरा रेगुलेट कर ले हायरिंग ऑफ पर्सनस। अब ये वेग है, मजलिस शूरा में कौन, पॉइंट 3 कहता है वो मैं बताता हूँ, ज़रा सब्र कर जाओ। पॉइंट 2 बड़ा वेग है, मजलिस शूरा में रेगुलेट, कॉलेज वाले बंदा रख लेंगे। ओ भाई कॉलेज में कौन रखेगा बंदा, ये तो बताओ। हम घर वाले ये काम कर देंगे, ओ भाई घर वाले कर लेंगे, फिर तो सारे ही करेंगे, किसी ने भी नहीं करना। फिर मजलिस शूरा में रेगुलेट द हायरिंग ऑफ पर्सनस अपॉइंटेड टू सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। स्टाफ क्या होता है, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज की हायरिंग कौन देखेगा, जल्दी बताएं। मजलिस शूरा खुद देखेगी। अब कौन देखेगा मजलिस शूरा में, वो कहते हैं मैं आगे बताता हूं, द स्पीकर और चेयरमैन। अब जरा बात समझ आ गई। स्पीकर किस केस में होता है, नेशनल असेंबली के केस में, और चेयरमैन सेनेट के केस में। द स्पीकर और चेयरमैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट साहब मेक रूल। असल में ये बात है, मे रेगुलेट की जगह मेक रूल रेगुलेटिंग, या मे रेगुलेट भी कर दें कोई मसला नहीं, बात वही हो जाए। मे रेगुलेट द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, हायरिंग ऑफ पर्सन्स, आगे अंग्रेजी वही है, अपॉइंटेड टू दी, आगे अंग्रेजी वही, अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। चलें जी, इसको याद करें। ईच हाउस
shall have a separate दफ्तर. However, नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी गिवन. शूरा मे रेगुलेट हायरिंग. ये तो अधूरी सी बात है, पूरी बात बताएं. द स्पीकर और द चेयरमैन मे रेगुलेट हायरिंग. असल में वो लोग हायरिंग करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. बंदों को रखने के बाद अगला काम क्या होगा? बंदों को तनख्वाहें देनी होंगी, बिजली के बिल वगैरह होंगे, ये सारे खर्चे होंगे. इसको कौन मैनेज करेगा? अगेन बोंगी मारी इसने. दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें. जाहिर बात है सेनेट में, नेशनल असेंबली में बिजली तो चलेगी. दा खर्चे या रिक्रूटमेंट, पिछला सेक्शन था रिक्रूटमेंट के लिए, ये सेक्शन खर्चों के लिए. द खर्चे ऑफ नेशनल असेंबली एंड द खर्चे ऑफ सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट. कर लो गल, फिर समझ नहीं आया. अम्मी और अब्बू के खर्चे अम्मी और अब्बू देखेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ दादाजी, ऑन द एडवाइस ऑफ फाइनेंस कमेटी. अगेन ये बात वेग है, इस बात को उसने क्लियर किया आगे जाके. और दो बंदे वही रखे जो हमने पहले पढ़े हैं. फाइनेंस कमेटी में कौन होगा? वही बंदा स्पीकर. ये लोग असल में मैनेज करेंगे, स्पीकर और चेयरमैन. लेकिन एक तीसरा बंदा यहाँ ऐड करें जो पहले हमने नहीं किया. पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आजकल? इसहाक डार. तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें होंगे. एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय. तो कितने किस्म के लोग हो गए? 4 किस्म के लोग हुए. इनका क्या काम है और ऊपर वाले 2 का क्या काम था? ऊपर वालों ने नौकरियां देनी थी और इन लोगों ने क्या करने हैं? खर्चे मैनेज करने हैं. याद करें जी, द खर्चे शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट. ये तो कोई बात नहीं, क्लियर बात करें. द फाइनेंस कमेटी बनाएगी. फाइनेंस कमेटी में कौन कौन होगा? स्पीकर, चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स. अपने रूल्स खुद बना लेगी. अब पिछले वाले की इंशाल्लाह मुझे टेंशन नहीं, ये वाला किसी हद तक 3 दफ़ा रिवाइज हो गया था, इस वाले को रिवाइज कर लें. अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूँ सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस बजट, एक्सेस ग्रांट, तो क्या जहन में आ रहा है? 3 बातें जहन में आ रही हैं. एक्सपेंस इज इनसफिशिएंट, न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड और एक्सपेंस एक्सीड द ग्रांट. तो ले बिफोर द नेशनल असेंबली और सारा. अगर पीएम नहीं है तो नेशनल असेंबली 4 महीने के लिए अप्रूवल दे दे, और अगर नेशनल असेंबली नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट. ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर. अगली वेग सी बात, मजलिस शूरा विल मेक हायरिंग. लेकिन पॉइंट 3 ने क्लियर कर दिया, द स्पीकर एंड चेयरमैन विल मेक हायरिंग. द खर्चे, हायरिंग नहीं, द खर्चे ऑफ नेशनल असेंबली एंड शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट इन द मशवरा ऑफ. अब फाइनेंस कमेटी क्या है? ये कौन सी कमेटी बन गई? ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ी. इट विल इंक्लूड स्पीकर, चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली. द फाइनेंस कमेटी मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स. अच्छा, ये जो हमने, अब ज़रा मेन सफ़ों पे आए हमारे जो चैप्टर के हैं. जहाँ नीट नीट करके लिखा हुआ है, हमने आज कौन सा पेज पढ़ा है? ये वाला पेज नंबर 9 पढ़ा है और पेज नंबर 10 पढ़ा है. कहाँ तक? सारा पेज नंबर 9 और 10 पढ़ा है. ये 2 पेज करके आपका 11 और 12 भी हो गया, क्योंकि 11 और 12 यही रूल सूबों के लिए है. वो कल मैं बता दूंगा कैसे. 11 और 12 आपका हो गया. हेडिंग्स भी सारी वही हैं, सब कुछ वही हैं, और वो इंशाल्लाह कल बात कर लेंगे. उसके बाद ये NFC और 2-3 छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो ये इंशाल्लाह फिर कल करते हैं. तो भी न्यूमेरिकल आपको मैं कोई नहीं दे रहा, जो भी न्यूमेरिकल हुआ कल क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. चाहें एक्स्ट्रा क्लास आज नहीं होगी, कल करेंगे.
इसमें कोई न्यूमेरिकल करना है। भाईजान इधर बैठे बैठे 20-25 मिनट लगा के घर में जो हजरात बैठे हैं अभी पढ़ लें इस चैप्टर को, इंशाल्लाह घर जाके फिर 15 मिनट में याद हो जाएगा। कम से कम एक दफ़ा रीडिंग दे दें इसको इधर बैठे बैठे, फिर अगली क्लास में जाएं।